ये कहानी है कानपुर की, जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहा करता था। राधा अपने पति मंगल के साथ रहती है। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे की शादी काजल नाम की लड़की से हो चुकी है और अब छोटे बेटे की शादी होने जा रही है। काजल, कहाँ व्यस्त हो तुम? व्यस्त हो या बस यूं ही मटर गश्ती कर रही हो? हाँ, मेरे पास तो मटर गश्ती करने का बहुत समय है ना, यही तो करती हूँ मैं। दिन भर इधर से उधर फुदकती रहती हूँ बस। अरे काजल, मर गई क्या? यमराज ले गए तुझे? जाने से पहले बता तो देती। अरे मम्मी जी, जिंदा हूँ अभी। बताइए क्या बात है? जिंदा तो है, लेकिन ऐसा लगता है मेरी बात का जवाब देने में तुझे मौत आती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप काम बताइए। कितने घंटे पहले तुझसे तेरे ससुर जी ने गर्म पानी मांगा था? आधा घंटा पहले। तो दिया क्यों नहीं? ओफो राधा, तुम इस बात के लिए चिल्ला रही हो इतनी देर से? पानी तो उसने मुझे तभी गर्म करके दे दिया था, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती एक बार। अच्छा, मुझे लगा। तो रहने दो, मुझे पता है तुम्हें चिल्लाने में मजा आता है। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न करिए। अब मेरी देवरानी आने वाली है ना कुछ दिन में, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? फिर ये तुम दोनों पर चिल्लाएगी? नहीं, अभी तो मैं अकेली हूं ना, तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो चिल्लाने का मौका ही नहीं देंगे हम लोग। अरे हाँ, बस 1 हफ्ता बचा है शादी में। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। घर में जैसे त्योहार का माहौल था। राधा सुबह से लेकर रात तक कामों की लिस्ट बनाती रहती। मंगल बीच बीच में उन्हें टोकते कि थोड़ा बैठ भी लो, लेकिन राधा का तो जैसे ब्रह्मांड मिशन शुरू हो गया था। काजल, मिठाई वाले को फोन किया? और वो पंडित जी, उन्हें समय से बुलाना, कहीं फिर से पिछली बार की तरह ना हो कि मेहमान आ गए। और हाँ मम्मी जी, सब सेट है, पर आपकी एनर्जी देखकर मुझे शक है कि आप ही बारात लेकर निकल जाओगी। अरे काजल, बचा लो मुझे, तुम्हारी सास तो मुझे भी लहंगा पहना कर घोड़ी पे चढ़ा देगी। मजाक मत उड़ाओ, काम बहुत है और मैं चाहती हूँ शादी में कोई कमी ना रह जाए। अरे कमी तो दूर की बात है, जैसे तुम काम कर रही हो ना, उसके हिसाब से तो ज्यादती हो जाएगी। हाँ, उड़ाओ, आराम से मजाक उड़ाओ, काम से तो मतलब है नहीं। काम से मतलब है, और मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, तुम्हारी तरह से ऑर्डर नहीं देता मैं। राधा इसका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही मंगल वहां से निकल लिए। आखिरकार शादी का दिन आ गया। बैंड बाजा, रोशनी, फूलों की सजावट, सब कुछ जैसे सपनों की दुनिया हो। जब नई बहू निधि घर में आई तो घर का माहौल और भी रोशन हो गया। सदा सुहागन रहो बेटा, इस घर में ढेरों खुशियां लेकर आओ। निधि बेटा, तुम तो लक्ष्मी हो इस घर की। और मैं क्या हूँ फिर, शुपर्णखा? अरे नहीं, मेरा मतलब था कि। मजाक कर रही हूँ पापा जी, आप तो सीरियस हो जाते हैं। वैसे निधि, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही सारा काम करोगी। क्या, मैं अकेले? अरे मजाक कर रही हूँ, फिर से हम दोनों मिलकर करेंगे सारा काम, और थोड़ा बहुत मम्मी जी से भी करवा लेंगे। आप तो बहुत मजाकिया हो, हमारी खूब जमेगी। हाँ बिल्कुल। निधि ने पूरे मन से नए जीवन की शुरुआत की। वो सबके साथ घुल मिल गई। फिर एक दिन उसे मटर पुलाव बनाना था। सुबह सुबह वो काम पर लग गई। काजल उस समय कमरे की सफाई कर रही थी। निधि ने देखा कि अभी तो मटर छिलना बाकी है, तो वो अपनी सास के पास पहुंची। मम्मी जी, जरा ये मटर छील दीजिए ना, तब तक मैं बाकी चीजें संभाल लूं। क्या, मुझसे मटर छिलवा रही हो? अरे अपनी जेठानी से कहो, वो छिल देगी। मम्मी जी, वो सफाई कर रही हैं शायद। अरे मेरी तो 25 जेठानियां थी, लेकिन मैंने सबको उंगली पर नचाया था। ये कोई बात है? तुम भी अपनी जेठानी से काम करवाओ। और मैं तो कहती हूँ तुम्हें काम निकलवाना आना चाहिए, क्योंकि अगर अभी से दब गई ना तो जिंदगी भर दबोगी। हाँ, वैसे बात तो आपकी सही है। राधा की बातों ने निधि के मन में कुछ हलचल कर दी। वो किचन से निकली और सीधा काजल के कमरे में गई। भाभी, जरा ये मटर छिल दीजिए ना, मैं चावल बिन लूं और मसाले पीस लूं तब तक। अरे अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ ना निधि। ठीक है, जरा देर में कर दूंगी। नहीं दीदी, देखिए ना, खाना तो समय पर बनना है। सफाई तो आप कभी भी कर सकती हो, बस जरा मदद कर दीजिए, फिर मैं सब कर लूंगी। आहो, ऑर्डर दे रही हो? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, वो तो पता चल रहा है। 25 जेठानियां नचाई है मम्मी जी ने, तो मैं एक से तो शुरू कर ही सकती हूँ। वाह, क्या चालाक देवरानी मिली है मुझे। चलो अच्छा, अब मजा आएगा। काजल और निधि दोनों मिलकर किचन में मटर पुलाव बना रही थी। चूल्हे पर भगोना चढ़ा था।
चावल की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी और बीच बीच में काजल कहती है, देख निधि, जीरा सही टाइम पे डालना होता है, नहीं तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। दीदी मैं भी सीखी हूं, अब आप फिक्र मत कीजिए, इस बार पुलाव गजब बनेगा। दोनों ने हंसते हुए पुलाव बनाया और मजे से खाया। फिर अगले दिन भरी दोपहरी में घर की घंटी बजी। इस टाइम कौन आ गया यार? लोगों को इतनी अकल नहीं है कि दोपहर में न जाए किसी के घर। दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले की नामी गिरामी औरत वंदना खड़ी थी। बालों में जूड़ा, होठों पर गाढ़ी लिपस्टिक और हाथ में चमचमाता पर्स। अरे काजल, कितने दिन हो गए, तुम्हारे दर्शन नहीं हुए? अरे वंदना दीदी, आइए आइए, बहुत दिन बाद आना हुआ आपका। अंदर आइए ना, बैठिए। वंदना को ड्राइंग रूम में बिठाकर काजल थोड़ी देर बातें करने लगी, लेकिन मन में ख्याल था अब चाय तो बनानी ही पड़ेगी, पर दीदी को अकेले कैसे छोड़ दो। मम्मी जी से कह देती हूँ वो थोड़ी देर बैठ लें। काजल सीधा सासू माँ राधा के कमरे में गई। मम्मी जी, हमारे पड़ोस की वंदना जी आई हैं, मैं चाय बना लूं, तब तक आप उनके साथ बैठ लीजिए ना थोड़ी देर। राधा ने धीरे से उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और सीधा जवाब दे मारा, क्या अपनी देवरानी से क्यों नहीं कहती? तू बड़ी है, उसे काम में लगाना सीख। पर वो सो रही है मम्मी जी, अच्छा नहीं लगता ना किसी को नींद में जगाना। अरे रे रे, यही तो शुरुआत होती है, नींद टूटने से क्या बिगड़ जाएगा उसका? तू अब भी दबा नहीं पाई तो जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रहेगी। मेरी तो 25 देवरानियां थी, सब मेरी उंगलियों पर नाचती थी। तू भी सीख ले कुछ, बड़ी है तो बड़ा बन के दिखा। काजल का चेहरा सीरियस हो गया। उसे लगा कि मम्मी जी की बातों में वजन है। वो सीधे निधि के कमरे में गई और निधि को झकझोर कर उठाने लगी। निधि, निधि उठो जरा। क्या हुआ दीदी? भूकंप आ गया या सुनामी जो ऐसे उठा रही हो? वंदना नाम का तूफान आया है। क्या? हमारी पड़ोसन वंदना जी आई हैं, मैं उनके साथ बैठी थी, अब चाय बनानी है। तुम जरा बैठ लो या फिर तुम चाय बना दो, मैं बैठ जाती हूँ। अरे तुम मम्मी जी जाग रही होंगी ना, उनसे कह दो। काजल ने झूठ बोल दिया, वो भी सो रही हैं, उन्हें उठाया तो बवाल हो जाएगा। निधि कुनमुनाते हुए उठी। उसका मूड खराब हो चुका था। वो ड्राइंग रूम में पहुंची और वंदना के पास बैठ गई। कैसी हो बहन, बड़ी दिनों बाद देखा तुम्हें। सिर्फ ठीक है दीदी, बस सो रही थी, दीदी ने जगा दिया। पर कोई बात नहीं, अच्छा किया जगा दिया, वरना आपसे मिल नहीं पाती। हाँ खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सास कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, शायद आप आई इसीलिए कहीं भाग गई होगी। वंदना को बात का बुरा नहीं लगा, उल्टा वो तो हंसने लगी। हाँ तुम्हारी सासू माँ तो मशहूर है हमारे मोहल्ले में। ओह रियली? इसी बीच काजल चाय ले आई। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। थोड़ी देर बाद वंदना विदा हो गई। शाम को निधि को बाजार से कुछ सामान लाना था, लेकिन उसे अकेले शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। उससे राधा से कहा, मम्मी जी आप चलिए ना मेरे साथ, आपको तो सब पता होता है, मुझसे ना तोल भाव नहीं होता। नहीं, तू अपनी जेठानी को लेकर जा, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैंने तुझे समझाया था ना, अपनी जेठानी को चलाना सीख, जैसे मैं अपनी 25 जेठानी को चलाती थी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। निधि झल्लाती हुई काजल के पास गई। दीदी थोड़ा बाजार चलोगी, कुछ सामान लेना है। हाँ चलो, वैसे मैं भी बोर हो रही थी। दोनों मार्केट गई, सामान लेकर वापस लौट रही थी, तभी दरवाजे पर पड़ोसन रीना खड़ी मिली। अरे रीना बहन, आप यहाँ आओ ना, अंदर आओ। नहीं, मैं बस बुलावा देने आई थी। आज रात हमारे यहाँ जागरण है, अपनी सासू माँ से कह देना जरूर आए। अच्छा दीदी, जरूर बता दूंगी। निधि अपने शॉपिंग बैग्स लेकर सीधे कमरे में चली गई और काजल राधा के पास पहुंची। मम्मी जी, रीना दीदी आई थी, उन्होंने जागरण का बुलावा दिया है आज रात का। अरे मैं क्या करूंगी जाकर, तू निधि को लेकर चली जाना। पर उन्होंने खास तौर पर आपका नाम लिया था। अरे पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू निधि को लेकर जा। और वैसे भी तू बड़ी है, तुझे अपने से छोटे को काम में लगाना आना चाहिए। मैं भी अपनी 25 देवरानियों को ऐसे ही चलाया करती थी, तुझसे एक नहीं संभल रही है क्या? काजल ने लंबी सांस ली और बिना कोई बहस किए सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। काजल ने जैसे ही राधा की बात सुनकर हामी भरी, वो तुरंत उठकर निधि के कमरे की ओर गई। दरवाजा धकेला और अंदर घुसी तो देखा कि निधि थकी थकी सी लेटी है। चलना निधि, सासू माँ ने फिर वही राग छेड़ दिया। रीना का बुलावा आया है जागरण के लिए और उन्हें दर्द हो रहा है, कह रही है निधि को लेकर जा। हे भगवान, सासू माँ कभी कोई काम खुद करती है कि नहीं? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है चलती हूँ।
दोनों भारी कदमों से चलती हुई जागरण में पहुंचती है। अंदर माहौल भक्ति में डूबा हुआ था। ढोलक, मंजीरे और जगदम्बे जागरण की गूंज दोनों एक किनारे बैठती हैं। काजल दीदी, कुछ कहूं तो चौंक मत जाना। मम्मी जी ना मुझसे हमेशा एक ही बात कहती हैं, मेरी तो 25 जेठानियां थी, मैं सबको अपनी उंगली पर नचाती थी, तू भी अपनी जेठानी से काम करवा। काजल की आंखें जैसे बाहर आ गई। क्या? अरे यही तो वो डायलॉग है जो मुझसे बोलती हैं, मेरी 25 देवरानियां थी, सबको नचाती थी, तू भी अपनी देवरानी को नचा। दोनों आंखें चौड़ी करके एक दूसरे को देखने लगती हैं। मतलब एक ही स्क्रिप्ट दोनों को चेप रही है। इतनी देवरानियां और जेठानियां कहां से पैदा हो गई भाई? ये औरत गिनती भूल गई है या मोहल्ले की महिलाओं को भी जोड़ लिया है? मुझे तो लग रहा है कि ये सब बहाना है हम एक दूसरे से भिड़ाने का। तब तो बढ़िया आइडिया है, क्यों ना हम उनसे कहे कि अपनी 25 जेठानियां या देवरानियों को कभी घर पर बुला ले, मिलवा दे हमें भी। एकदम सही, ऐसा बोलेंगे कि सच्चाई का पर्दा खुद ब खुद उतर जाएगा। अगले दिन काजल सबसे पहले पहल करती है। वो राधा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी आप तो कहती हैं आपकी 25 देवरानियां थी, तो कभी बुलाइए ना, मिलवाइए ना हमें भी। राधा चौंक कर उसकी ओर देखती है और थोड़ा गला खंखार के कहती है, हाँ हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, फिलहाल तो अपने काम पर लग जा, बहुत काम पड़ा है। काजल चली जाती है। थोड़ी देर बाद निधि आती है। मम्मी जी आपने कहा था आपकी 25 जेठानियां थी, कभी तो बुलाइए उन्हें, उनसे भी कुछ सीखने को मिले ना। ज्यादा ना बात मत बनाओ, काम पर लगो। जब मैं कह रही हूं कि थी तो थी। तभी टीवी ठीक करने वाला मिस्त्री आता है। मम्मी जी टीवी वाला आया है, जरा देख लीजिए ना, मैं बाजार से आती हूँ तब तक। अरे नहीं, मेरे कमर में तो बहुत दर्द है, ऐसा दर्द है जैसे 25 हाथियों ने मेरी कमर पर रेस लगाई हो। काजल को बिठा दो, वो देख लेगी। वो भी मेरे साथ बाजार जा रही हैं। अरे तो दोनों पहले काम निपटाओ फिर जाओ। मिस्त्री को चाय देना मत भूलना। मेरी 25 जेठानियां होती थी, एक से झाड़ू, दूसरी से पोछा, तीसरी से प्रेस, सब कुछ करवा लेती थी मैं। उफ़ो, फिर वही स्क्रिप्ट। फिलहाल दोनों टीवी सही करवाकर बाजार जाती है। अब अगले दिन मंगल राधा से कहता है, राधा मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा टांग देना। हाँ लाओ, कर देती हूँ। काजल, अरे हाँ काजल। जी मम्मी जी। ये अपने ससुर की शर्ट में बटन लगा दे। मम्मी जी आपको पता है ना मेरी नजर कमजोर है और चश्मा मैं माँ के भूल आई हूँ। अरे तो तेरी देवरानी कब काम आएगी? अपनी देवरानी से करवा ले। मेरी तो 25 देवरानियां थी, एक से बर्तन मंजवाती थी, एक से मसाले पीसवाती थी। तू भी कुछ सीख तो बढ़िया है। हे भगवान, कोई टेप रिकॉर्डर बंद करवा दे। ये काम निपटता है तो निधि हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम लेकर राधा के पास जाती है। मम्मी जी ये एल्बम बहुत पुराना हो गया है, इसके पन्ने उखड़ रहे हैं, सोच रही थी इसमें नए पन्ने जुड़वा दूं, आप देख लीजिए ना। कि अरे मुझे क्या फुर्सत, तू अपनी जेठानी से करवा ले। मेरी तो 25 जेठानियां थी, 25 राय मिल जाती थी मुझे, तो एक तो ले ले। निधि बिना कुछ बोले काजल के पास पहुंचती है। मम्मी जी के पास क्या कोई स्क्रिप्ट बुक है? हर बार यही लाइन। अरे निधि, मम्मी जी से कहो कि 25 देवियां बुलाओ, कहीं इनमें से कोई देवी सचमुच शक्ति वाली निकली तो घर का हाल बदल देगी। दोनों हंस पड़ती है। कुछ दिन बाद की बात है, शाम का समय था। रसोई में काम करते हुए काजल और निधि आपस में बातचीत कर रही थी। दोनों के चेहरे पर थकावट और चिढ़ साफ झलक रहे थे। बस निधि, अब तो मेरा भेजा फ्राई हो गया है, समझ में नहीं आ रहा ये घर है या कोई झूठ का म्यूजियम। सही कह रही हैं आप। एक तरफ मम्मी जी बोलती है उनकी 25 जेठानियां थी, दूसरी तरफ मेरी मम्मी जी कहती है उनकी 25 देवरानियां थी, और बुलवाने को बोलो तो कान में तेल डाल लेती हैं। हाँ, और हर काम पर वही पुराना राग, अपनी देवरानी से करवाओ, अपनी जेठानी से करवाओ। उन्हें पता नहीं क्या मजा आ रहा है, ये तो लड़वाने वाला काम है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर से आवाज आती है, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, तुम लोगों की दादी सास आ गई है गांव से। दोनों बहुएं दौड़ पड़ती है। दरवाजा खुलता है और सफेद बालों वाली मोटी सी मुस्कुराती हुई दादी सास राम प्यारी अंदर प्रवेश करती हैं। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो सब? बहुत दिन बाद आई हूँ, पहले कोई पंखा चालू करो। ए बाबा, चल पैर दबा दे पहले फटाफट, ताकि थोड़ी राहत मिले। काजल पंखा ऑन करके किचन में जाती है। निधि भी पानी पिलाकर कुछ काम में लग जाती है। इधर राधा अपनी सास के पास बैठ जाती है और उनके पैर दबाना शुरू करती है, पर अगले ही पल उठती है और कहती है,
माँ जी मैं ना अभी बस बाथरूम से होकर आती हूँ, हाँ फिर पैर दबाती हूँ। जल्दी आइयो। राधा बाथरूम के बहाने उठती है और सीधा रसोई में काजल के पास पहुंचती है। काजल जाओ दादी सास के पैर दबा दो वरना बुरा लगेगा। मम्मी जी मैं तो अभी रोटी बेल रही हूँ, गैस चल रही है। अरे तो निधि से कह दो। काजल आकर निधि को बताती है। निधि काम छोड़कर गहरी सांस लेती है और दादी सास के पास पहुंचती है। दादी जी मैं आ गई आपके पैर दबाने। अरे तू क्यों आ गई बिटिया? मैंने तो राधा से कहा था। मम्मी जी ने काजल दीदी से कहा, काजल दीदी ने मुझसे। राम प्यारी एक पल को शांत होती है, फिर जोर का ठहाका लगाती है। मैं जानती थी ये चुड़ैल यही करेगी। अरे ये तो शुरू से ही कामचोर है। अरे हाँ, इससे एक बात याद आई। मम्मी जी की 25 देवरानी और 25 जेठानियां थी क्या? पागल हो क्या? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है, इसे सच मान रही हो? क्या मतलब सच में 25 देवरानियां नहीं थी? अरे मेरी बच्ची इंसान है, कोई खरगोश थोड़ी जो इतने हो जाए। वो तो बस शुरू से ही बहाने बनाकर काम से भागती है। कभी कहती थी बुखार है, कभी कहती थी पेट खराब, अब ये नया बहाना। तभी काजल भी वहां आ गई और सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। मतलब हमारी सासू माँ तो एक नंबर की स्क्रिप्ट राइटर निकली और हमें बना दिया अपना एपिसोड। अब तो सीधा सामना करेंगे। तभी राधा वहां आ जाती है, सबको एक साथ देखती है और थोड़ा घबरा जाती है। क्या मीटिंग चल रही है यहाँ? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मम्मी जी हमें सब पता चल गया है। आपकी वो 25 देवरानी और जिठानी वाली बात सब झूठ थी ना? दादी सास ने सब बता दिया है। राधा एक पल को सन, फिर शर्मिंदा सी मुस्कान के साथ कहती है, अब बेटा क्या बताओ, काम करने का मन नहीं करता था तो बस कुछ भी बोल देती थी। तो मम्मी जी पहले ही बोल देती। हम कोई काम से पीछे हटते हैं क्या? हाँ, झूठ बोलना जरूरी तो नहीं था, वो भी ऐसा अतरंगा झूठ। अरे बेटा मेरी तो आदत ही है, बहाने बिना चैन नहीं आता, क्या करूं। राम प्यारी जोर से ठहाका लगाती है। सभी बहुएं हंसती हैं और माहौल हल्का हो जाता है। अरे टीना बहू जरा घड़ी की तरफ देख ले, खाने का टाइम हो गया है और तू अभी तक रसोई में नहीं घुसी। पता नहीं कब ये रसोई में आएगी और हमें खाने के दर्शन होंगे। अरे मम्मी जी क्या बात है, क्यों आप शोर मचा रही हैं? खाना नहीं बना ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह से इस तपती गर्मी में मैं घर के काम निपटा रही हूँ, ये नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि खाना लेट हो रहा है तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करा सकती है ना मेरी। ये लो, इनकी तो वही कहानी है कि जो बोले सो कुंडी खोले। अरे अब बुढ़ापे में मैं तुम लोगों को पका पका कर खिलाऊंगी तब ये घर चलेगा। साफ सुन ले बहू, इस मई की गर्मी में मुझसे तो आग के आगे 1 मिनट खड़ा हुआ नहीं जाता। 2 रोटी सेकने में ही सर घूमने लगता है मेरा। इसलिए मुझसे जुबान लड़ाने की बजाय खाना बनाने पर जोर दो। कुछ ही देर में बच्चे भी स्कूल से आते होंगे। अरे बच्चे क्या सिर्फ मेरे ही आएंगे? आपने ईरा भाभी को तो मायके भेज दिया और अब यहाँ काम में मैं पीस रही हूँ। आपको कुछ पता भी है गर्मियाँ आते ही हर सैटरडे वो अपने मायके क्यों भाग जाती हैं? अरे तबीयत खराब है उसकी माँ की, और क्यों गई है? ये बड़ी मुझे पहाड़ा पढ़ाने वाली। कुछ तबीयत खराब नहीं है, सीधी सी बात है। उनके मायके में एसी लगा हुआ है, इसलिए सुकून से रहने के लिए वो हर 10 दिन में 2 दिन के लिए मायके निकल लेती है। और यहाँ सड़ी गर्मी में पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के लिए मैं तो हूँ ही। माँ जी, अगर आपसे गर्मी में खाना नहीं बनता, भाभी से नहीं बनता, तो मुझे क्या फौलाद का समझ रखा है आपने? अरे 2 रोटी बनाने में पसीने छूट रहे हैं और मैं यहाँ 10 लोगों का खाना बनाती हूँ। मेरे बारे में सोच के देखिए मेरी क्या हालत होती होगी। अरे तू दुनिया की पहली औरत है क्या जो गर्मी में खाना बना रही है? सारी दुनिया रोज़ दिन के 3 टाइम रसोई में खाना बनाती है। सब तेरी तरह सोचने लगे ना तो आधी दुनिया रोज़ पेट पर पट्टी बांध कर सोने लगे। तुम्हें जितनी सुख सुविधा मिल रही है ना, उसकी आधी भी नहीं थी हमारे पास। फिर भी सास के सामने कभी ज़बान नहीं चलाई हमने। मम्मी जी, अब आप मेरी बात बिल्कुल साफ साफ सुन लो। पहले हॉल में एसी लगा कर दो, नहीं तो आज से खाना नहीं बनेगा। एसी के परचूरन की दुकान पर मिलते हैं जो अभी लाकर तुझे पकड़ा दूँ। ये बेतुकी डिमांड करनी हो तो अपने पति से क्या करो। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगानी है जो तोड़ कर तुम्हें पकड़ा दूँ। आजकल की लड़कियां ज़रा सी गर्मी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है ज़रा देर गर्मी में रह ली तो पिघल जाएगी।
मोम की बनी हो जैसे। चुपचाप जल्दी जल्दी खाना बना ले, फालतू बातें छोड़कर अपने काम पे ध्यान दे। शाम के समय, देखो ये मेरा आखिरी वार्निंग है। अगर अब की बार आप नहीं समझे तो कल से मैं रसोई में ताला लगा दूंगी। अब मुझसे इस चिलचिलाती गर्मी में खाना नहीं बनता। ये देखो, गर्मी से मेरे चेहरे पर लाल धब्बे पड़ गए हैं। देखो, बात वो नहीं है कि मैं तुम्हें एसी दिलाना नहीं चाहता, बात यह है कि अभी बजट नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ हाथ थोड़ा खुला हो जाए, फिर तुम्हारे लिए एसी लगवाता हूँ। अरे तुम्हारे इस बजट के चक्कर में न जाने कितनी गर्मियाँ बीत जाएंगी। न दिन में सुकून है न रात में, पूरी रात पसीने पोंछते बीत जाती है। आजकल ऐसा कौन है जिसके घर में एसी ना लगा हो। अरे बाबा, मैंने कहा ना, जैसे ही बजट बन जाएगा मैं तुम्हारा एसी लगवा दूंगा। अब सो भी जाओ। किसने कहा है आपसे कि पूरा पैसा एक ही बार में देना है? एसी ईएमआई पर भी तो ले सकते हैं हम लोग। और एक एसी की ईएमआई देने जितनी बचत तो मैं कर दिया ही करूँगी महीने में। अब आप जल्दी से एक एसी ले लो ना। अच्छा ठीक है, मैं हॉल में एसी लगवा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना महीने के खर्च से बजट कट करना तुम्हारा काम है। हाँ हाँ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे मम्मी, इतनी मुश्किल से तो पापा एसी लगवाने के लिए तैयार हुआ है और आप उस एसी को हॉल में लगवाने के लिए तैयार हो गई। अरे एसी लगवाना है तो अपने कमरे में लगाओ ना, कम से कम रात में चैन से सोएंगे हम लोग। हॉल में एसी का क्या फ़ायदा, आप ही बताओ। अरे हॉल में एसी इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि हॉल से किचन अटैच है। हॉल में एसी चलेगा तो किचन की गर्मी भी दूर हो जाएगी। अरे मम्मी, दिन में आपको 1 घंटे के लिए किचन में खाना बनाना होता है, उसके लिए क्यों अपने कमरे के आराम को खतरे में डाल रही हो। आप किसी तरह से खाना बनाकर जल्दी से रूम में आ जाना, फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपने कमरे में ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेंगे। हॉल में एसी लगेगा तो आपके एसी की हवा खाने के लिए ना रोज़ मेहमान आकर बैठ जाएंगे और आप तो चाय नाश्ता बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है बिट्टू। गर्मी के कारण ना आजकल मेहमान कम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सुकून है। अगर हॉल में एसी लग गया ना तो मम्मी जी की सहेलियाँ रोज़ आकर बैठी रहेंगी और शामत मेरी आ जाएगी। तू ठीक बोल रहा है, मैं एसी कमरे में लगवाती हूँ। सुनो ना, मैंने सोचा है कि एसी हॉल में नहीं अपने कमरे में लगवाते हैं। अभी तक तो तुम्हें रसोई में इतनी प्रचंड गर्मी लग रही थी कि बिना एसी के तुम खाना नहीं बना पा रही थी, और अब अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे से एसी की हवा रसोई तक कैसे पहुंचेगी। अरे ये सब चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो ना, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। मुझे गर्मी लगेगी तो बीच बीच में कमरे में जाकर थोड़ी सी ठंडी हवा खा लिया करूँगी। वो सब छोड़ो, कम से कम रात में चैन से सोने को तो मिलेगा, तो दिन में चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। इसलिए कह रही हूँ तुम कमरे में ही एसी लगवाओ। पत्नी के कहने पर मानव अपने कमरे में एक एसी लगवा देता है। अगले दिन जेठानी भी अपने मायके से वापस आ जाती है। अरे बहुत गर्मी है यहाँ तो, एकदम गर्मी से हालत ही ख़राब हुई जा रही है। हाँ भाभी, बाहर तो सच में गर्मी है, लेकिन मेरा रूम तो एसी की वजह से बिल्कुल चिल्ड लग रहा है। तुम्हारे कमरे में एसी कब लगा? तुम्हारे तो मौज आ गई। कल ही लगा भाभी, और ऐसे ही नहीं लगा है, बड़ी जंग लड़नी पड़ी है इसके लिए। ये तो सरासर गलत बात हुई ना। अरे एक घर में 2 बहू हैं, एक बहू के कमरे में एसी लग गया और दूसरी बहू गर्मी में पसीने पोंछ रही है। मैं भी बात करती हूँ माँ जी से। माँ जी, आखिर आपने दिखा दिया ना कि आपको मुझसे ज़्यादा छोटी से लगाव है। अरे मैं 4 दिन के लिए अपने मायके क्या चली गई, पीछे से आपने इतना पक्षपात किया कि छोटी के कमरे में एसी लगवा दिया। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। अरे बेटा, मैं क्यों लगवाने लगी उसके कमरे में एसी? उसी ने पूरा घर सर पर उठा रखा था, हाय गर्मी करके। अरे इतना ही नहीं, उसने तो रसोई में भी ताला लगाने की धमकी दे डाली थी। अब बेचारा मानव भी क्या करता, तंग आकर लगवा दिया एसी। अच्छा, अगर तेरा भी एसी में सोने का मन हो तो मैं टीना को बोल दूंगी, तू भी रात में जाकर उनके कमरे में बिस्तर लगा लिया कर। सास की बात सुनकर जेठानी पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ जाती है। सुनते, देवर जी ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और हम ऐसे ही रह जाएंगे। जब मैंने माँ जी से कहा तो कहती है मैं भी जाकर टीना के कमरे में सोना शुरू कर दूँ। अरे जेठानी हूँ, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? अब मैं देवरानी के कमरे में जाकर सोऊंगी क्या? बिल्कुल हद ही होगी। अरे तुम माँ ठीक ही तो कह रही है, 3-4 महीने की गर्मी होती है। तुम बात कर लो ना टीना से कि रात के लिए हम उनके कमरे में सोने के लिए आ जाया करेंगे। आप ना अक्ल से पैदल हो गए और चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह ऐसी ही बेतुकी बातें करती फिरूं। चुपचाप एक एसी का इंतज़ाम कीजिए और अपने कमरे में लगवाइए। मैं किसी के कमरे में सोने के लिए नहीं जाने वाली हूँ।
ऐसी फालतू बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? अरे यार, तुम क्यों मेरा बजट बिगाड़ने पर तुली हो? एसी कोई 5-7 हज़ार में आने वाली चीज़ नहीं है। 40-45 हज़ार रुपये से कम में तो एसी आएगा नहीं। मानो भैया से तो ज़्यादा ही कमाते हो ना आप। अगर वो लगवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मैंने जितना कहना था कह दिया। मेरे कमरे में भी एसी लग रहा है बस। पत्नी की जिद देखकर अभिनव भी अपने कमरे में एक एसी लगवा ही देता है। अब आपको क्या लग रहा है कि दोनों देवरानी जेठानी के कमरे में एसी लग गया तो ये कहानी यही खत्म हो गई? अरे ठहरिए जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। असली कहानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि इंटरवल के बाद ही तो कहानी में आता है ट्विस्ट। मम्मी आज तो संडे है, आज कुछ स्पेशल बना दो। अरे बेटा, बाहर आग बरस रही है, मेरी तो बिल्कुल भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ऐसा कर, बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। अरे मम्मी, मैं देख रहा हूँ जब से एसी लगाया है अब पहले से भी ज़्यादा आलसी हो गई है। पहले तो फिर भी चीखते चिल्लाते रोते पीटते अब कुछ बनाकर तो देती थी, अब तो पूरा दिन बस एसी में ही बैठी रहती हो। कमरे से बाहर निकलने का आपका मन ही नहीं करता। अरे, बात करने की तमीज़ भूल गया है क्या? बिल्कुल ज़्यादा ज़ुबान मत चला मेरे सामने। भूल मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे हाथ का खाना खाकर इतना बड़ा हुआ कि आज माँ के साथ ज़ुबान लड़ा रहा है। बड़ा आया माँ को ज्ञान देने वाला। मम्मा शाम हो गई है, दोपहर में पिज्ज़ा खाया था, मुझे तो फिर से भूख लगने लगी है, कुछ अच्छा सा बनाकर दे दो ना। अरे अपनी चाची से बोल दे, कुछ बना देगी तेरे लिए। कह देना मम्मी लेटी हुई हैं। अरे मम्मी, ये क्या लगा रखा है? आप कहती हो चाची से बोलो, चाची कहती है मम्मी से बोल दे। कोई घर में खाना बनाकर देने को तैयार ही नहीं है। चाची भी तो सो रही हैं अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, यहाँ खड़े होकर ना शोर मत मचा। ये ले 50 रुपये, मैगी ले आ और बिट्टू से बनवा लेना, वो बना देगा। दोनों भाई बहन खा लेना। अब जा मेरी जान छोड़। जब से दोनों देवरानी जेठानी के कमरों में एसी लगे थे, ठंडी हवा के झोंके में ऐसा मन लगा था कि दोनों कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। सुबह सुबह दोनों अपने पति और बच्चों को तो किसी तरह टिफ़िन बना कर दे देती, लेकिन उसके बाद दोपहर हो या रात, दोनों देवरानी जेठानी जैसे अपने बिस्तर से ऐसे चिपक जाती थी कि जैसे फेविकोल लगा हो। दोपहर में स्कूल से आने के बाद बच्चे खाना मांगते तो उन्हें मैगी खिला देती, और रात के डिनर में लगभग हर रोज़ कभी दाल चावल तो कभी खिचड़ी तो कभी दलिया बनने लगा, ताकि 5-10 मिनट में खाना बनकर तैयार हो जाए और दोनों महारानियों के आराम में कोई फ़र्क ना आने पाए। सर पर चढ़ा के रखा है दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को। अरे भाई, ऐसा भी क्या चस्का लग गया है एसी का कि ये महारानियाँ कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है आंखों पर पट्टी बन गई है दोनों के। पूरे घर में गंदगी मची हुई है, लेकिन मजाल है जो दोनों में से कोई भी घर की सफाई करते। किसी तरह से रोग आकर बस सुबह उठकर टिफ़िन बना कर देती है। उसके बाद पूरे घर में चाहे आग भी लग जाए, लेकिन मजाल है जो ये दोनों कमरे से कदम भी बाहर रखते हैं। आज इनकी खबर लेती हूँ, बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर बह रहा है। बड़ी बहू, एसी तुम्हारे कमरे में इसलिए लगाया गया था कि जब तुम काम करते हुए थकान महसूस करो तो थोड़ी देर उसमें बैठकर सुस्ता सको, इसलिए नहीं कि तुम पूरा दिन बैठकर एसी में आराम करो और घर के काम जाए भाड़ में। अरे मम्मी जी, क्यों शोर मचा रही हो आप? इतनी गर्मी हो रही है, आप थोड़ी देर रसोई में खड़े होकर देखो ना कैसा लगता है। बहुओं के ऊपर हुक्म चलाना सबसे आसान काम है दुनिया में। अच्छा, तो तुम दुनिया की अनोखी बहू हो ना जो रसोई में काम कर रही हो। हम तो कभी बहू थे ही नहीं, हमने किसी को खाना बनाकर थोड़े ना खिलाया है। तुम्हारे पति को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। पूछ लेना कितनी बार होटल से मंगा कर खाना खिलाया उनको, और कितनी बार सिर्फ मैगी और ब्रेड से पेट भरा है। आपका मतलब क्या है माँ जी? अगले हफ्ते में एक दिन बच्चे ब्रेड या मैगी खा भी लेते हैं तो कौन सा अपराध हो गया? बाजार में खरीदने के लिए तो बिक रही है ना ये चीज़ें। सारी दुनिया के बच्चे खाते हैं, मैगी कुछ नहीं होता। पेट भरने से मतलब है ना, पेट तो मैगी से भी भर जाता है। पेट तो बड़ी बहू जहर खा कर भी भर जाएगा। कहो तो जहर खा लूँ मैं, एक ही दिन में झंझट खत्म हो जाएगा। अरे शर्म नहीं आती क्या ऐसी बेतुकी बात पर बहस करते हुए? बहुत हो गई काम चोरी। कल से रसोई में मुझे दोनों वक्त का खाना बनाते हुए दिखाई देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ माँ जी, आपका सारा हुक्म मेरे ऊपर ही तो चलता है। छोटी को तो आपने कुछ कहा नहीं होगा, वो भी तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर आराम करती रहती है। हाँ तो वो कौन सा दूध की धुली है? जा रही हूँ, अभी उसकी भी खबर लेती हूँ। छोटी बहू, पूरा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहोगी या कमरे से बाहर निकलने का इरादा है तुम्हारा? क्यों, क्या हो गया माँ जी? आप गुस्से में क्यों नजर आ रही हैं?
अरे 24 घंटे में एक वक्त तुम लोग सब्जी बनाती हो, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है या नहीं? तुम्हारे बच्चे तो मैगी खा के पेट भर लेते हैं। कभी सोचा है कि ये बुढ़िया क्या खाती होगी? मेरी मैगी खाने की उम्र बची है क्या? जो 10-12 साल की ज़िंदगी बची है ना, अगर तुम्हारे हिसाब से चलूँगी तो 2 ही साल में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या माँ जी, आप तो ऐसा बोल रही हो जैसे आपको खाने की जगह रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर चटाया जा रहा हो, जिससे आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैदे की बनी हुई मैगी, चाउमीन और ब्रेड खाकर मेरा स्वास्थ्य सुधरने वाला है? अगर कल से रोटी बनाने के लिए रसोई में दिखाई नहीं दी तो तुम दोनों के कमरे से एसी निकलवा कर बाहर रखवा दूंगी। सास की धमकी सुनने के बाद दोनों बहुएं मन मारकर अपनी एसी वाले कमरे से निकलकर रसोई में आती हैं। भाभी ऐसा करते हैं, अब से खाना हम लोग बना दिया करेंगे, नहीं तो माँ जी सच में हमारा एसी निकलवा कर बाहर फेंकवा देंगी। अरे मुझसे नहीं होगा एसी की हवा खाने के बाद। रसोई में तो 1 मिनट भी खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है मेरा। मेरे पास ना एक आइडिया है भाभी, चुपचाप बाहर से सब्जी मंगा लिया करेंगे और रोटी हम लोग बना दिया करेंगे। माँ जी को कुछ पता भी नहीं लगेगा और घर में सबको खाना भी समय से मिलता रहेगा। अपनी चालाकी के कारण दोनों बहुओं ने सास को तो चकमा दे दिया था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ पर 100 पर्दे डालो फिर भी वो बाहर आ ही जाता है। एसी की ठंडी हवा का सुख भोगने के चक्कर में दोनों बहुएं ये भूल गई थी कि उनके घर एसी ईएमआई पर लगा है, जिसकी हर महीने किस्त जमा करनी होती है। ना तो पिछले 1 महीने में उन्होंने कोई बचत की थी, ना ही बजट का ख्याल उनके मन में आया था। पूरे 1 महीने बाद, अरे भाई, पिछले 1 महीने में घर में क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? तुम्हें पता है पिछले महीने बिजली का बिल पूरा 10,000 का आया है। ऊपर से ये राशन का खर्चा अचानक से कैसे बढ़ गया? अरे ऐसा क्या खा लिया हमने जो ग्रोसरी का खर्चा इतना बढ़ गया? लाओ पहले वो 10,000 निकाल कर दो जो मैंने पिछले महीने तुम्हें रखने के लिए दिए थे। इतना खर्चा हो गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कैसे इतने बिल भरे जाएंगे? अभी तो एसी की किस्त भी देनी बाकी है। अरे वो 10,000 तो पूरे खर्च हो गए, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। कैसी बात कर रही हो तुम? कहाँ चले गए 10,000? अरे वो बच्चों के लिए बाहर से खाना मंगाया ना, उसी में खर्च हो गए। मानो बेटा, तुम्हारी बीवियों ने पिछले 1 महीने में क्या क्या करतूत की है मैं बताती हूँ। तुम दोनों के ऑफिस जाने के बाद ये दोनों महारानी अपने एसी कमरों में से कभी बाहर ही नहीं निकलती। पूरा पूरा दिन इनके कमरे का एसी चलता है। 24 घंटे एसी चलेगा तो बिल तो आएगा ही। बच्चों को खाना बनाकर भी नहीं देती तुम्हारी बीवियाँ। जब ये बच्चे स्कूल से आकर खाना मांगते हैं तो कहती है मैगी बनाकर खा लो। इनकी मनमानी से तंग आकर जब मैंने एसी उखाड़ने की धमकी दी तो जाकर ये रसोई में खाना बनाने लगी। अब काम से बचने की इन्होंने नई तरकीब लगाई। अब ये दोनों रसोई में आकर रोटी तो बनाने लगी, लेकिन सब्जी रोज़ बाहर से ऑर्डर करके मंगाती है ताकि इन्हें गर्मी में खड़े होकर खाना ना बनाना पड़े। अब जब रोज़ बाहर से खाना आएगा तो पैसा तो खर्च होगा ही ना बेटा। क्यों छोटी बहू, मैंने कुछ झूठ बोला है क्या? अरे माँ जी, अब तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। मैं अकेले थोड़ी ना ये सब कर रही थी। हाँ, चिंता मत करो, सज़ा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी। सज़ा? अरे नहीं, इस सज़ा की कोई ज़रूरत नहीं भैया। हम लोग वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों एसी को एलेक्स पर बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, उसी से हम दोनों आप लोगों का फैलाया रायता समेटने वाले हैं। प्लीज़ हमारा एसी मत बेचो। हम वादा करते हैं आज के बाद, काम खत्म होने के बाद और लिमिट में ही एसी का यूज़ करेंगे। दोनों बहुओं के माफ़ी मांगने पर दोनों भाई उन्हें माफ़ कर देते हैं। शर्मिला अमीर घर से होती है। उसके घर में बड़ा बेटा राज और छोटा बेटा पवन। उनकी शादी होती है श्वेता और प्रिया से, और उनके बेटे भी हैं सागर और अमन। एक दिन सुबह सभी नाश्ते के लिए बैठे हैं, तब चलो बच्चों आ जाओ, नाश्ता कर लो। अगर अभी मेरी कोई पोती होती तो वो मुझे लेकर जाती टेबल तक और अपने हाथों से खिलाती। दादी, हम दोनों आप ही के तो पोते हैं। आ जाओ, मैं लेकर चलता हूँ आपको, और आज अपने ही हाथों से आपको खिलाऊंगा। अब बोलने के बाद वो काम करो तो क्या फ़ायदा? अरे मन को थोड़ी ना अच्छा लगता है। अगर आज मेरी पोती होती तो मुझे तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ता। क्या माँ, आप भी वही बात कर रही हो? ये दोनों बच्चे कितने प्यार से आपको खाने के लिए पूछ रहे थे। हाँ, लेकिन मुझे एक बेटी का सुख चाहिए। पहले तुम दोनों भाई थे, मुझे बेटी नहीं हुई। अब तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारे भी बेटे हुए, मुझे बेटी का सुख चाहिए। बेटी का सुख भी हर किसी को नसीब नहीं होता।
माँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन बेटी हो या बेटा ये सब भगवान के हाथ में है। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने इस परिवार को पूरा करने के लिए एक बेटी चाहिए बस। शर्मिला की इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता और सभी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। शाम के वक्त सब शॉपिंग करने जाते हैं। माँ जी ये कितना अच्छा लग रहा है ना, अमन और सागर इसमें हीरो लगेंगे। हाँ भाभी सही कह रही हो आप, बच्चों के कपड़े कितने सुंदर सुंदर हैं यहाँ। तभी शर्मिला की नज़र गर्ल्स सेक्शन में जाती है। वो देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अगर मेरी कोई पोती होती तो मैं उसको परी बना कर रखती। इन कपड़ों में कितनी सुंदर लगती। माँ जी ऐसा करो, आपका बहुत मन है ना तो एक ड्रेस ले लो, आपके दोनों में से किसी एक पोती को पहना देना। छोटी तुम भी क्या बात कर रही हो, आजकल के बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता। बड़ों की खुशी के लिए खुद का मजाक थोड़ी ना उड़वाएंगे। रहने दो तुम दोनों, एक पोती तो दे नहीं सके, ज्ञान तो मत दो। शर्मिला गुस्से में घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और नवरात्रि का टाइम आता है। शर्मिला और उसका परिवार सब कंजक पूजन की तैयारी कर रहा था और शर्मिला घर के बाहर से कंजक लेने जा रही थी। तभी सामने से एक नई पड़ोसन उनके घर की तरफ आ रही थी। बहन जी आप कहाँ जा रहे हो? एक कंजक कम है तो सोचा ये सामने शर्मिला जी के घर से ले लूँ। ये सब शर्मिला भी सुन रही थी। शर्मिला कुछ बोले उससे पहले ही दूसरी पड़ोसन कहती है, क्या बहन जी आपको नहीं पता, इनकी यहाँ कोई कंजक नहीं, यहाँ तो बस लोकड़े हैं। न जाने क्यों माता इन लोगों से गुस्सा है जो इनके घर पर एक बेटी नहीं है। ये सुनकर शर्मिला का गुस्सा और बढ़ जाता है। हाँ नहीं है मेरे घर में कंजक तो क्या हुआ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक न एक दिन मेरे घर में भी बेटी आएगी और देखना पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर होगी। शर्मिला बहन तुम तो गुस्सा हो गई, मैंने तो बस मजाक में कहा था। अब कंजक नहीं है तो उसमें आपकी क्या ही गलती। ये सुनकर शर्मिला घर में आ जाती है और अपने कमरे से लड़की की एक फ्रॉक लेकर आती है और अपने दोनों पोतों को बुलवाती है। सागर अमन यहाँ आओ जल्दी। जी दादी आपने बुलाया? दादी ये फ्रॉक देने वाली हो क्या आप कंजक को? अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों दादी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ दादी जी। जी दादी। बस तो अब तुम दोनों तय कर लो कौन ये ड्रेस पहनकर बैठेगा कंजक में। लड़की वाले कपड़े पहनकर कंजक में बैठना है? नहीं 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 नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनने वाला। और क्या, मैं भी नहीं पहनूंगा, मेरे दोस्त मेरा मजाक बना देंगे मैं लड़की की तरह कपड़े पहनता हूँ। तुम दोनों अपनी दादी के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते क्या? पहली बार मैंने तुम दोनों से कुछ कहा है ना? हाँ माँ आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्चे भी तो ठीक कह रहे हैं। ऐसे लड़की वाले कपड़े पहनकर कंजक में बैठेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ तुम लोग तो अब मुझे ही गलत बोलोगे। ये नहीं कि एक पोती दे दो मुझे, कम से कम लोगों की बात तो नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें कहाँ पड़ी है इसकी? माँ एक बात को बार बार बोलने से क्या होगा, और ये बच्चों को लड़की की ड्रेस पहनाना कहाँ से ठीक है? मैं कोई खुशी से नहीं पहना रही हूँ, एक कंजक कम है। अरे माँ तो क्या हो गया, अगर एक कंजक कम है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि लड़के को कपड़े पहना देने से वो कंजक बन जाएगी। क्या माँ आप भी? हाँ तुम लोगों के लिए तो मैं हमेशा ही गलत रहूँगी। ये पोते हैं ना इसीलिए। अगर मेरी पोती होती तो अपनी दादी के एक आवाज़ पे मेरी बात मान जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शर्मिला के मन में अब पोती की चाहत और बढ़ जाती है। एक दिन मंदिर में शर्मिला को छोटी बच्ची दिखती है। बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दादी जी मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ हूँ, बस कभी कभी मंदिर में आ जाती हूँ भगवान के पास। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, आज से तुम मेरी पोती हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाती हूँ। शर्मिला उस लड़की को अपने घर ले आती है और सभी से कहती है, आओ आओ बेटी, अब से तुम्हारा ही घर है, इससे मिलो। माँ ये कौन है? ये अब से मेरी पोती है और इस घर की छोटी बेटी। माँ ये क्या कह रही हो आप? माना आपको पोती चाहिए, लेकिन ऐसे किसी की बच्चे को घर में ले आना तो ठीक नहीं है ना। हाँ माँ जी, इसके मम्मी पापा बच्चे को ढूंढ के परेशान हो रहे होंगे। अरे नहीं, ये बच्ची अनाथ है, इसलिए अब ये हमारे साथ रहेगी। और वैसे भी ये बच्ची अब मेरी पोती है और ये मर्ज़ी खुद भगवान जी की है, मुझे ये मंदिर में मिली है। माँ जी लेकिन ऐसे मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम लोगों से तो एक पोती दी नहीं गई, अब जब भगवान ने मुझे खुद पोती दे दी तो तुम लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं माँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
आज से ये मेरी बेटी है और आपकी पोती। अब तो ठीक है। सभी परिवार वाले सुमन को अपना लेते हैं और अब घर में सिर्फ सुमन की चलने लगी थी। अरे बहू जाओ, ज़रा मेरी पोती को जगा दो, सुबह हो गई है। और हाँ, थोड़ा प्यार से उठाना। जी माँ जी, अभी आती हूँ। श्वेता सुमन के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। सुमन, सुमन उठो बेटा, सुबह हो गई है। दादी जी बुला रही है तुम्हें। नहीं, मुझे अभी सोना है। अरे बेटा, सुबह हो गई है। अच्छा, नाश्ता करके दोबारा सो जाना। हाँ, चलो उठ जाओ अब। मैंने मना कर दिया ना आपको, मैं नहीं आऊंगी बाहर, अब जाओ यहाँ से। सुमन के चीखने की आवाज़ सुन शर्मिला भी सुमन के कमरे में आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्यारी पोती को? देखिए ना माँ जी, मैं तो बस नाश्ता करने के लिए कह रही थी, ये तो उल्टा मुझ पे ही चिल्ला रही है। देखो ना दादी, ये मुझे ज़बरदस्ती उठा रही है। मैंने कहा कि मुझे भी सोना है, फिर भी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। और तुम ना थोड़ा आराम से बात करो मेरी पोती से। अगर उसने मना कर दिया नाश्ता करने को तो पीछे क्यों पड़ गई हो तुम उसके? जाओ, अब जाकर दूसरा कोई काम करो। श्वेता वहाँ से चली जाती है और किचन में आती है। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे माँ जी को अपनी पोती के आगे कुछ दिखाई तक नहीं देता। न जाने ये पोती का भूत इनके सर से कब उतरेगा। ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है और सभी डिनर के लिए टेबल पर आकर बैठते हैं। माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी खाना दो। हाँ हाँ, बस दे रही हूँ। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है खाने की? थोड़ा सब्र कर लो। क्या हुआ माँ, बच्चे को भूख लगी है तो खाने दे दो। वैसे भी किसके लिए रुकना है? अरे मेरी पोती नहीं आई ना अभी तक, वो आ जाए तभी खाना शुरू होगा। और ये बात ना मैं तुम्हें रोज़ रोज़ नहीं बताने वाली। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। थोड़ी ही देर में सुमन आती है। ये लो, आ गई मेरी प्यारी पोती। चलो बहू, आप सबको खाना परोसो। श्वेता और प्रिया सभी को खाना परोसने लगती है और तभी खाना देखकर सागर कहता है, अरे ये क्या, आज फिर दाल बनी है? 2 दिन से यही दाल खा रहे हैं, मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तुम दोनों दाल क्यों बना रही हो, जबकि पता है कि बची हुई दाल नहीं खाते हैं। अब रोज़ दाल ही बनेगी। वो क्यों माँ? क्योंकि मेरी पोती को दाल बहुत पसंद है, तो अब घर में वही बनेगा जो मेरी पोती को पसंद है। अरे माँ, तो उसकी पसंद की दाल बना लो, किसने मना किया है? लेकिन बाकी लोगों के लिए कुछ और बनवा लो ताकि हम भी खा सके। नहीं, मेरी पोती को सब्जी पसंद नहीं है और जो इसको पसंद नहीं है वो इस घर में ना ही बनेगा और ना ही कोई खाएगा। उस वक्त शर्मिला को कोई कुछ नहीं कहता और सब चुपचाप खाना खा लेते हैं। अगले दिन अमन और सागर दोनों बाहर जा रहे थे। भैया, बाहर चले खेलने के लिए? हाँ हाँ, चलते हैं। पहले चलकर दादी से पूछ लेते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे। दोनों दादी के कमरे में जाते हैं। दादी, हम दोनों पास के पार्क में खेले। अरे मुझे क्यों बता रहे हो? तुम दोनों कौन सा मेरी बात मान लेते हो जो मुझे बताने आए हो? जो करना है वो करो, जाओ यहाँ से। सागर और अमन दोनों उदास होकर शर्मिला के कमरे से बाहर आ जाते हैं और घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें सुमन रोक कर कहती है, ए सुनो, तुम दोनों, तुम ऐसे क्यों बात करती हो? हम दोनों तुमसे बड़े हैं। बड़े ही तो क्या हुआ, इस घर में चलती तो सिर्फ मेरी है। क्या काम है, बोलो। तुम दोनों किधर जा रहे हो ऐसे? हम दोनों पार्क में खेलने जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, हमारे साथ लड़कियां नहीं खेल सकती। ये सुनते ही सुमन जोर से रोने का नाटक करने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर शर्मिला और श्वेता दोनों ही वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सुमन, तो ऐसे रो क्यों रही हो? तुम पीछे रहो बहू। क्या हुआ मेरी प्यारी पोती को, बताओ बेटा। दादी, ये दोनों मुझे अपने साथ पार्क ले जाने को मना कर रहे हैं। मुझे भी तो बाहर जाना है खेलने। दादी, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इसको तो खेलना तक नहीं आता, इसलिए मना किया। चुप हो जा। अगर तुम दोनों मेरी पोती को नहीं खेलने लेकर जाओगे तो तुम दोनों का भी घर से बाहर निकलना बंद आज से। लेकिन माँ जी। अरे तू चुप रह बहू, तुम लोगों ने ही दोनों को बिगाड़ रखा है। शर्मिला से डांट खाने के बाद दोनों बच्चे डर के मारे सुमन को अपने साथ पार्क ले जाते हैं। लो, पड़ गई ना डांट तुम लोगों को। पहले ही कहा था मैंने, मेरी ही चलती है इस घर में। अब तो जो मैं कहूँ चुपचाप मान लिया करो, समझे? खेलते वक्त सुमन को अपने आप गिरने से चोट लग जाती है। सभी घर आ जाते हैं। हे भगवान, क्या हुआ मेरी पोती को? तुम दोनों ने ही मारा होगा।
नहीं दादी, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो खुद अपने आप गिर गई थी खेलते हुए। अरे सब जानती हूँ तुम दोनों कितने सीधे हो। राज बेटा हॉस्पिटल चलो जल्दी से। अरे माँ, बच्चे हैं, खेलते कूदते लग जाती है चोट, इसमें अस्पताल क्यों जाना है? डॉक्टर यहीं आ जाएंगे। अरे तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है? मेरी पोती को इतनी चोट लगी है, इसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम लोग मुझे ज्ञान दे रहे हो। ये कितनी अच्छी दादी है, काश ये सच में मेरी दादी होती। शर्मिला खुद ही सुमन को हॉस्पिटल ले जाती है। ये माँ को आखिर हुआ क्या है? पोती के प्यार में अंधी हो गई है। पापा, दादी अब हमें प्यार नहीं करती, बस हर वक्त हमें डांटती रहती है। कोई बात नहीं बच्चों, दादी अभी थोड़ा परेशान है ना सुमन को लेकर। भैया, माँ को समझाना तो पड़ेगा ही। ये सब जो वो बच्चों के साथ कर रही है गलत है, बच्चों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। ठीक है, माँ के आने पर मैं उनसे बात करता हूँ। थोड़ी देर में शर्मिला और सुमन घर आ जाते हैं। माँ, सुमन ठीक है अब? क्या बोला डॉक्टर ने? तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगी। माँ आप शायद देख नहीं पा रही हैं, लेकिन आप जो कर रही हैं हमारे परिवार पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर शर्मिला अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात को सुमन घर के बाहर जाती है, तब वहाँ एक आदमी आता है। अरे ओ लड़की, तुझे जो काम कहा था अभी तक वो हुआ क्यों नहीं? तुझे तेरी माँ की ज़िंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं, मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं आपका काम कल कर दूंगी, बस मेरी माँ को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जा और कल टाइम पर काम हो जाना चाहिए वरना। तभी वो आदमी वहाँ से चला जाता है और सुमन वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तभी पवन भी आता है। सुमन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर आ जाऊं। अच्छा, और ये तुम किससे बात कर रही थी? कौन था? नहीं तो मैं तो यहाँ अकेली हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, ऐसे रात में बाहर आना ठीक नहीं है। सुमन अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और सुमन चुपके से सागर के कमरे में जाती है, जहाँ अमन भी होता है। तुम यहाँ आओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे एक तो हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, ऊपर से तुम हमें ही सुना रही हो। तुम दोनों अभी मेरे साथ बाहर चलो खेलने के लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, वरना मैं दादी को बुला लूँगी, फिर वही तुम दोनों को अच्छे से समझाएगी। अरे नहीं नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाऊंगी जहाँ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों ही सुमन के साथ साथ चल देते हैं। सुमन उन्हें एक खाली पड़े खंडहर में ले जाती है और तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर सागर और अमन को पकड़ लेते हैं। सुमन, अब तुम जाओ और ऐसे मारो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हारा काम पूरा हुआ। सुमन वहाँ से घर आ जाती है। रात होने को है और दोनों बच्चे घर से बाहर थे। अरे ये बच्चे अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ गए? किसी को कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी कुछ बता कर नहीं गया। तभी किडनैपर का फ़ोन आता है और वो लोग दोनों बच्चों के बदले 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। हे भगवान, मेरे दोनों बच्चे न जाने कैसी मुसीबत में फंस गए। काश मैंने दोनों को अपने से दूर ना किया होता। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? माँ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब तो हमें किडनैपर की सुननी पड़ेगी ताकि बच्चों को कुछ ना हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं पोते के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि अपने पोतों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये सब मेरी गलती है, वरना वो दोनों मुझे बिना बताए कभी बाहर नहीं जाते थे। तभी सुमन दादी को रोता हुआ देखकर कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। असल में एक किडनैपर ने मेरी माँ को पकड़ा है और मुझे आपके घर भेजा ताकि सागर और अमन को मेरी मदद से किडनैप कर पाए और पैसे ले सके। ये सब तुम क्या कह रही हो? ये सच है, उन लोगों ने मेरी माँ को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। सुमन की बात सुनते ही राज पुलिस को सब बता देता है और सुमन किडनैपर का अड्डा बता देती है, जिसकी वजह से अमन और सागर दोनों को बचा लिया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर तुमने सच नहीं बताया होता तो आज न जाने क्या हो जाता। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया,
कि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती थी। सुमन को उसकी माँ भी मिल जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शर्मिला का पूरा परिवार सुमन को रोक लेता है। सुमन, क्या तुम मेरी बेटी बनकर हमेशा हमारे साथ रहना चाहोगी? सुमन भी मान जाती है और सभी लोग हंसी खुशी एक परिवार के जैसे रहने लगते हैं। अब शर्मिला को भी सबक मिल चुका था कि सभी बच्चों को एक समान ही प्यार करना चाहिए।